हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अचल प्रियदर्शी और मैं टीआरआई में रिसर्चर हूं। इसके अलावा मैंने 5 बुक लिखी हैं और इसके अलावा मैं जेपीएससी यूपीएससी के लिए आई एक्ट एज एन एडुकेटर इन द वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ रांची। आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर ट्राइबल रिबिलियन यानी कि क्या आदिवासी विद्रोही होते हैं। इससे पहले कि हमने क्लास में जानने की कोशिश की थी कि जो डोमिसाइल की जो पॉलिसी झारखंड में है उसके विद इन फेरी फेरी में जो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं जेपीएससी और यूपीएससी के हिसाब से, जैसे कि डोमिसाइल वगैरह हो गया या फिर 1932 को क्यों हमने चूज़ किया। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था, जो टॉपिक था, वो ये था कि क्या कुड़मी महतो जनजातीय हैं। तो उसमें हमने देखने की कोशिश की थी कि व्हाट आर द वेरियस क्रिटेरियाज एंड constitutional validations to declare a community as a scheduled tribe by the President of India, of course। और तीसरी जो हमारी जो सेशन रही थी, क्लास रही थी, वो रही थी कि झारखंडी कौन, यानी कि हु आर द पीपल ऑफ झारखंड। आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि क्या आदिवासी विद्रोही होते हैं, यानी कि आर रियली ट्राइबल्स रिबिलियन। इसके बैकड्रॉप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग रही है, उनकी जो क्लासिफिकेशन रही है और उनके हिसाब से जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन हुई है उसमें उनके साथ किस हिसाब से सामंजस्य यानी कि मिटिगेशन इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में। और सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि ट्राइब्स किसको कहते हैं। तो ट्राइब जनरली जिसको कि आदिवासी कहा जाता है, गिरिजनवासी कहा जाता है, मूलवासी भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो आदिवासी को अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो आदि मतलब जो पहले जो लोग थे, यानी कि ओरिजिनल सेटलर, वासी यानी कि सेटलर, और आदि मतलब द फर्स्ट पीपल। इंग्लिश में इसको जनरली ट्राइब कहते हैं। ब्रिटिश के टाइम में इसको इंडिजीनियस ग्रुप या फिर एबओरिजिनल ग्रुप भी कहा जाता था। आदिवासी को जो शेड्यूल ट्राइब की जो स्टेटस दी जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दी जाती है। तो शेड्यूल ट्राइब की जो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशनिंग है वो आर्टिकल 366 अंडर क्लॉज 25 के अंदर की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे समूह और ग्रुप जिसको आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द कंट्री एज शेड्यूल ट्राइब। किसी भी आदिवासी को किसी भी जनजाति का दर्जा आर्टिकल 342 के द्वारा मिलता है, जिसके बारे में उसको पावर आर्टिकल 366 के 25th क्लॉज से मिली है। तो किसी भी स्टेट के जो सीएम है वो गवर्नर को रिकमेंडेशन भेजते हैं और फिर गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि इसको नोटिफाई करना चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब जो है, सबसे पहले जो रेफरेंस जो मिलती है वो काका कालेलकर की जो रिपोर्ट है की अध्यक्षता उन्होंने एज ए बैकवर्ड कमेटी के रूप में की थी, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 340 में स्टैब्लिश की गई थी। उसमें उन्होंने बताई थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आदिवासियों के बारे में क्लियर कट कैरेक्टराइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक फिर कमेटी बैठाई गई थी उसके ठीक 12 साल के बाद, यानी कि 1965 में लोकुर कमेटी ने 5 तरह के रिकमेंडेशन दिए थे टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ग्रुप टू बी डिक्लेयर एज आदिवासी। 5 उंगली की तरफ 5 कैरेक्टरिस्टिक आप उसको याद रख लीजिए। पहले तो उनकी ये चीजें रहेंगी, प्रिमिटिविटी। सेकंड चीजें ये है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तीसरी चीजें ये है कि शाइनेस। चौथी चीजें ये है कि उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर, कि उनकी जो कल्चर होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। और 5वीं चीज़ उनकी वो बैकवर्डनेस है। अब हम बात करते हैं कि जनरली जो ट्राइब के जो लेकर के जो पॉलिसीज बनी है हिंदुस्तान में, किस हिसाब से उनकी साइकी को और उनके पोजिशनिंग को इन द कंट्री डिफाइन किया है। अंग्रेजों के आने के बाद जनरली जो उनके लिए पॉलिसी बनी थी, ट्राइबल पॉलिसीज इंडिया में, सबसे पहले तो पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन था। सेंट्रल इंडिया में उतनी कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं दिखती है, फीचरेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में वैलिडिटी को आप ज्यादा देख सकते हैं। दूसरी पॉलिसी थी वो आइसोलेशन पॉलिसी थी। आइसोलेशन पॉलिसी झारखंड में, अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ छोटा नागपुर में, विद द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी वो एप्लीकेशन में आ चुकी थी। बेसिकली जो इसका जो 2 फंडामेंटल था वो इस बात पे स्टैब्लिश करता था कि उनको आइसोलेट करना है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, पीपल ऑफ द कंट्री। एंड सेकेंड चीज, एक्सक्लूसिव राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स वो ग्रांट करना चाहते थे ब्रिटिशर पॉलिटिकल एग्जीक्यूशंस के लिए, हार्नेस करना चाहते थे, जैसे कि टिम्बर हो गया, फॉरेस्ट रिलेटेड स्टफ्स हो गए, तो उसके ऊपर उनकी एक्सक्लूसिविटी है वो स्टैब्लिश करना चाहते थे। तीसरी चीजें ये है कि जैसे कि हिंदुस्तान उस समय 1857 की भी क्रांति हुई लेटर ऑन, तो वो इस हिसाब से सोचे कि अगर ये ट्राइब अगर मिटिगेट कर जाती है, मिंगल कर जाती है और उनके पैटर्न पे ही बिहेव करने लगती है, तो उनके लिए जो अभी तक एक यूनिफॉर्मिटी थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। 1870 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, बैकवर्ड ट्रैक्ट डिक्लेयर की गई थी। उसके ठीक 4 साल के बाद 1874 में
बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का भी कॉन्सेप्ट है वो भी स्टैब्लिश किया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में शेड्यूल्ड वर्ड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद 1936 में थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसकी वजह से 1936 में सिलेक्ट एरिया एंड पार्शियल सिलेक्ट एरिया इन दोनों टर्म्स की इंट्रोडक्शन हुई थी। इन दोनों डेफिनेशन की स्टैब्लिशमेंट का पर्पस यही होता था कि किस हिसाब से उनके रीजन पे एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंटली किया जाए। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो विद द ऑनसेट ऑफ द मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी, जैसे कि अलग अलग रीजन में इंडिया के अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिशनरी इंट्रोड्यूस हुए या अराइव किया। जैसे कि खासी इलाका जो आज की डेट में मेघालय में और जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो ग्रेटर आसाम का पार्ट हुआ करता था। उस समय 1817 के अराउंड में मिशनरीज वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी थी विद इन द खासीस कम्युनिटी। फिर छोटानागपुर के ओरांव कम्युनिटी के बीच में 1845 में जिसमें ल्यूथेरियन मिशन है जर्मन, वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। उसके बाद अमंग द भील्स ऑफ द मध्य प्रदेश इन 1870s ये इंट्रोड्यूस होती है। इससे आप देख सकते हैं कि उन लोगों के बीच में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से मिशनरीज का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। फिर अगली पॉलिसी देखते हैं कि पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। दे वांटेड टू एक्चुअली एसिमिलेट द पीपल, द ट्राइबल पीपल विद द मेन पीपल ऑफ द कंट्री, इधर विथ द हिंदुइस्ट कम्युनिटी या फिर द मिशनरीज पीपल ऑफ द कंट्री। फाइनली जो चौथी पॉलिसी वो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन थी, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेटेड तरीके से कंट्री में रूल करने के हिसाब से पॉलिसी को डिफाइन किया था। इसमें खास ध्यान देने वाली बात ये है, जब तक ये पॉलिसीज फाइनल आई थी और 20th सेंचुरी में ये सब पॉलिसी मैच्योर हो चुकी थी, तब तक ट्राइब्स के बीच में भी एक अलग अलग तरीके के कम्युनिटी इवॉल्व हो चुकी थी। कन्वर्टेड ग्रुप था जो कि क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा था। उसके अलावा एक एंग्लो इंडियन का भी सेक्शन था, इंपॉर्टेंट था, जो कि ट्राइबल एरिया या फिर उनके पेरिफेरियल एरिया में नंबर में सेटल्ड थे। तो इन सब का एक कलेक्टिव रोल होता है आफ्टर द बिरसा मुंडा अपराइजिंग फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। अब अगली चीज को आप ध्यान देंगे कि इंडिया में जितने भी हिस्टोरिकली रिवोल्ट हुए हैं सिंस द ग्रांट ऑफ द दीवानी राइट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 बक्सर के युद्ध के बाद, तो जब उनको दीवानी राइट्स मिलती है उसके बाद वन बाय वन सब्सिक्वेंटली पूरे पार्ट में इंडिया के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्राइबल रिवोल्ट होने शुरू हो गए। जैसे कि झारखंड छोटा नागपुर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 1771 में ढालों का विद्रोह हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं चुआर विद्रोह हुआ, उसके बाद मुंडा अपराइजिंग हुआ, उसके बाद कोल अपराइजिंग हुआ, उसके बाद संथाल अपराइजिंग हुआ, फिर भूमिज अपराइजिंग हुई। तो इस तरीके से ना कहीं 5 साल 10 साल में झारखंड में ही अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे। क्योंकि जो आज की डेट में जो उनकी सबसे बेसिक जो इशू है जल जंगल और ज़मीन वाली, वो इनकी किसी न किसी हिसाब से इंक्रोच हो रही थी और ये इश्यूज आज तक चला आ रहा है। तो अगर आप देखो इस हिसाब से कि इसके बाद भी द अचीवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस, उसके बाद से भी कुछ ना कुछ इस हिसाब से अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट इस हिसाब से हुए हैं। जैसे कि जंगल विद्रोह हुआ 1978 में, उसके बाद भी आपका क्या कहते हैं कि धनकटिया आंदोलन होता है जो यूनिफाइड बिहार था उस समय, झारखंड उस समय 1969 में। तो ये चीज़ें क्यों होते गई? ये चीज़ें बेसिकली इसलिए होते गई क्योंकि जो उनका अधिकार था दे वर एक्चुअली एलिनिएटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड, और जो यूज़ ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज था देर आल्सो एक्चुअली उनको उससे दूर की गई थी। तो बेसिक इशू जो होती है ट्राइब्स के साथ वो इनके जीवन यापन को लेकर के और उनकी लाइवलीहुड को लेकर के हो जाती है। और जब कभी भी पॉलिसीज इस हिसाब से बनती है जो कि उनकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को यानी कि नेसेसिटी को ओवरलैप करती है, इंक्रोच करती है, तो उनको इशू हो जाती है। तो बेसिकली आपने ये देखा कि कॉलोनियल आइसोलेशन पॉलिसी ने जहाँ उनके ऊपर सिक्लूजन का एक भाव क्रिएट किया क्योंकि मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से दूर कर दिया गया, वहीं आप ये देखते हैं कि उनकी जो जनरल नॉर्मल डिमांड होती है दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज, दैट इज़ वाटर और फॉरेस्ट, वो भी उनकी इंक्रोच हो जाती है। सो बेसिकली दिस आर द रीज़न, इधर दे आर कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड। लेकिन जो लोग उस प्रिमिटिव स्टेज में रह रहे हो, जो वो एक प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ सर्वाइवलहुड में रह रहे हो, उनको इशू हो जाती है। एंड दिस इज बेसिकली द कॉज वाई द ट्राइबल एक्चुअली रिवोल्ट। तो आई होप आपको एक समझ में आई होगी कि हु आर एक्चुअली ट्राइब, उनकी डेवलपमेंट जो समझ में आई होगी। व्हाट डू यू मीन बाय इथनिसिटी, ट्राइबल को लेकर के जो कॉलोनियल पॉलिसीज जो 3-4 तरीके की रही थी वो क्या क्या थी, उसके बाद उनकी जो फंडामेंटल इश्यूज़ है जल जमीन वाली वो चीज़ें क्या रहीं, और जो पॉलिटिक्स इस चीज़ के अराउंड हमेशा से परसिस्ट करती है वो चीज़ें क्या क्या हैं। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी और आपकी एक जो अप्रोच होगी यूपीएससी पेपर 1 जिसमें सोशियोलॉजी में ये आते हैं, यूपीएससी पेपर 4 जिसमें एथिक्स में ये आते हैं, और फिर यूपीएससी पेपर 2 जिसमें पॉलिटी में
इनका इश्यूज जो आता है। इसके अलावा जेपीसी की मेंस के हिसाब से भी आप आज के क्लास का पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रही हो। एंड इफ़ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ वैल्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इसको शेयर करिए टू वन दोज यू थिंक जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकती हो। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जोहार।